वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपीजी के हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए, या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जैसे कि टॉपिक वाइज है, वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, भारत पर आर्य आक्रमण का सिद्धांत सबसे पहले राम प्रसाद चंदा ने प्रतिपादित किया था। सेकंड है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सूती कपड़े का उत्पादन था, क्योंकि हड़प्पा वासी ही सबसे पहले कपास का उत्पादन करते थे। थर्ड स्टेटमेंट है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। इनमें से कौन से कथन सही हैं, ये उत्तर हमें बताना होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। फिर से देखिए तीनों स्टेटमेंट। सबसे पहले तो पहला स्टेटमेंट है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में जो भोगवा नदी के तट पर एक पुरातात्विक स्थल है लोथल, जिससे जल भंडार का साक्ष्य मिला है। सेकंड स्टेटमेंट अब देख लेते हैं, गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका के खादिर बेट में स्थित पुरातात्विक स्थल धोलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े अक्षरों में लिखा एक लघु शिलालेख या अभिलेख मिला है। थर्ड, एक पुरातात्विक स्थल कालीबंगा से 7 अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बताइए कौन से कथन सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। पहला स्टेटमेंट देखिए, जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का संबंध कन्नौज के मौखरी राजा ईश्वर वर्मन से है। सेकंड स्टेटमेंट है, समुद्रगुप्त का उल्लेख गया ताम्रपत्र शिलालेख में किया गया है। थर्ड है, महिला शासक रुद्रमा देवी का संबंध राष्ट्रकूट राजवंश से है। कौन से कथन इसमें से सही है। देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन है, पहला और दूसरा कथन तो सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि महिला शासक रुद्रमा देवी का जो संबंध है वो काकतीय राजवंश से है। किससे है, काकतीय से, ना कि राष्ट्रकूट राजवंश से।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट देख करके बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट दोनों हैं या कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है 1305 ईस्वी में मेरु तुंगाचारी द्वारा लिखित जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि, जो कि 14वीं शताब्दी के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में विवरण देता है। ये पहला कथन है। दूसरा देखिए, धनपाल की तिलक मंजरी 11वीं शताब्दी ईस्वी के संस्कृत गद्य साहित्य की एक अनूठी रचना है जो वास्तव में बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी के मार्ग का अनुसरण करती है। इसको देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट है शक क्षत्रप काल में सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35 था। इसके बाद सेकंड है वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिष पर आधारित है। थर्ड है लक्ष्मण संवत का प्रारंभ सेन वंश द्वारा किया गया था। फोर्थ है महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल तथा सिद्धराज जयसिंह दरबार की शोभा बढ़ाते थे। यहाँ पर देखिए सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर देखिए ये जो स्टेटमेंट्स है सारे, इनको आपको पहले वीडियो पॉज करना और देख लीजिए आपका कौन सा आंसर करेक्ट है और मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते चलती हूँ। तो राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी, सही है। और राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम नाम की एक राजधानी की स्थापना भी की थी। ये जो राजेंद्र प्रथम है इनका पूर्वी तक बंगाल अभियान बंगाल की खाड़ी पर और चोल प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया गया था। और राजेंद्र प्रथम के शासन काल में बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाता था। फिफ्थ स्टेटमेंट है चोल शासक राजेंद्र प्रथम को चोल गंगम नामक महल के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट है। और सिक्स्थ, राजेंद्र प्रथम ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए फारस में 2 दूतावास भेजे थे। तो यहाँ पर देखिए सिक्स्थ स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ फारस नहीं, इन्होंने चीन में 2 दूतावास भेजे थे, ठीक है। और जो चोल शासक हैं इन्होंने राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को दान कर दिया था और राजेंद्र प्रथम के शासन काल में बंगाल की खाड़ी को ही चोल झील कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना है, ये भी करेक्ट हो जाएगा फोर्थ स्टेटमेंट। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम को चोल गंगम नामक महल के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जबकि ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स्थ इनकरेक्ट है क्योंकि चोल गंगम जो है ये एक तरह की झील थी, ठीक है, कृत्रिम झील थी, ना कि कोई महल था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए। पहला है राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त कर ली थी। सेकंड है कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी और अपनी पुत्री का विवाह सिंघल के राजकुमार से कर दिया था। थर्ड है ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, जो पुलकेशिन प्रथम के शासनकाल के दौरान एक कवि थे। फोर्थ है पुलकेशिन प्रथम के ऐहोल शिलालेख में संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किया गया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा क्यों गलत है, तो ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, जो पुलकेशिन द्वितीय ना कि प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय के समय पर ये एक कवि थे और पुलकेशिन द्वितीय ही ऐहोल शिलालेख में संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का इसमें उल्लेख किया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। एथ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का जो युद्ध है वो 949 एडी में राजादित्य के नेतृत्व वाले चोलों और कृष्णराज तृतीय के नेतृत्व वाले राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण राज तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोल सेना को बुरी तरह पराजित किया था तथा टोंड भल्लम पर अधिकार कर लिया था और मलिक काफूर ने अंततः चोल साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। फोर्थ स्टेटमेंट है मलिक काफूर दिल्ली सल्तनत में सुल्तान औरंगजेब का गुलाम सेनापति था। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा गलत है क्योंकि ये मलिक काफूर जो था ये औरंगजेब का नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, सारे स्टेटमेंट सबसे पहले देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनके आदेश पर गिरनार में नियुक्त उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। सेकंड है कनिष्क के रब अभिलेख में कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख किया गया है। थर्ड है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज पल्लव राजवंश था।
यहाँ पर देखेंगे पहला स्टेटमेंट सही है बिल्कुल और दूसरा भी है, तीसरा लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि मौर्यों के बाद जो सबसे प्रभावशाली राज्य था वो सातवाहन राजवंश था, ना कि पल्लव था। तो करेक्ट आंसर क्या चूज करेंगे? ऑप्शन ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। 10th क्वेश्चन है, हम लोग हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उन्हीं के स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों देखिए। विशुद्धि मग्ध बुद्ध घोष द्वारा पाली भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है और इसे त्रिपिटक के बाद सबसे महत्वपूर्ण थेरवाद ग्रंथ माना जाता है। सेकेंड, गहरवाला शासकों ने अनेक विचित्र प्रकार के कर लगाए थे, जिनमें से एक था जल कर और जिसका उल्लेख गहरवाला के शिलालेखों में मिलता है। थर्ड है, सातवाहन काल में प्राकृत भाषा का प्रयोग राजभाषा के रूप में किया जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है शेर शाह के काल में जजिया कर को नगर कर की संज्ञा दी गई थी। सही हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध के देवल में जजिया कर लगाया था। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा देखते हैं, बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। करेक्ट है स्टेटमेंट। 4 देखते हैं, 1712 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने मंत्रियों जुल्फिकार खां और असद खां के आदेश पर जजिया कर को अनौपचारिक रूप से समाप्त कर दिया था। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि 1712 में कौन था? जहांदार शाह था, इसने अपने मंत्रियों और जुल्फिकार खां था उसमें असद खां था, इसके आदेश पर जजिया कर को अनौपचारिक रूप से, माफ कीजिएगा, औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, सबसे पहले जहांदार शाह खराज कर से जजिया कर हटाकर इसे पृथक बना दिया था और इसे ब्राह्मणों पर भी लगा दिया जिससे वे अब मुक्त थे। तो ये जजिया कर के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं जो अक्सर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक होगा यहाँ पर, इसने खराज कर से जजिया कर हटाकर इसे पृथक किया था और इसे ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था जिससे वे अब तक मुक्त थे। और राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है शुरुआत के, और चौथा और पांचवा गलत है। 12th क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया सुल्तान है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सबका एक एक देखिए। जो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक रहा था। आराम शाह का समय था 1210 ईस्वी में, 1210 आराम शाह का है। इल्तुतमिश का 1210 से 1236 था। कितना था? 1210 से 1236। रुकनुद्दीन फिरोज का था 1236 और इसके बाद अगला जो है उसको याद रखिएगा, रजिया सुल्तान का जो समय था 1236 से 1240 था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अरेंज करके दिया गया 1 2 3 4, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 13th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला स्टेटमेंट है, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के चारों कोनों भोजपुर, पटियाली, कंपिल और जलाली में 4 किले बनाए थे। तो ये 4 किले जो बनाने वाली बात है उसको ध्यान दीजिए। दूसरा, सबसे पहले बलबन ने दिल्ली के चारों ओर रक्षात्मक चहारदीवारी का निर्माण कराया था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सबसे पहले ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले बलबन ने दिल्ली के चारों कोनों पर भोजपुर, पटियाली, कांपिल और जलाली में 4 किले बनवाए थे और रक्षात्मक चारदीवारी बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये स्टेटमेंट दोनों हो गए गलत। अब आगे के स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड है, सैयद राजवंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर का निर्माण कराया था। करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ देखते हैं, इल्तुतमिश के शासन काल से दिल्ली को हजरत दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। ये भी करेक्ट है और राइट आंसर यहाँ पर अब सी हो जाएगा। 14th क्वेश्चन देखिए, सारे स्टेटमेंट एक साथ। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने कृषकों की भलाई के लिए प्रयत्न किए। तो देखिए गलत हो जाएगा, यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक होगा। तो गयासुद्दीन तुगलक ऐसा सुल्तान था जिसने कृषकों की भलाई के लिए सबसे पहले प्रयत्न किया। इक्ताओं में ख्वाजा या साहिबे दीवान की नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सेकंड स्टेटमेंट है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इक्ताओं में ख्वाजा या साहिबे दीवान की नियुक्ति बलबन ने की थी। थर्ड देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि को मापकर राजस्व एकत्रित करना शुरू कर दिया था। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? एक बार फिर से देखिए। जी हाँ, सही हो जाएगा। 4 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए एक अलग विभाग बनाया था, दीवाने मुस्तकराज। ये भी करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% जो भूमि कर है वो निर्धारित किया था। करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया। ये भी सही है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 4 5 6 आर करेक्ट। 15th क्वेश्चन देखिए, सैयद राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है।
मुबारक शाह, खिज्र खां, आलम शाह और मोहम्मद शाह को। तो सैयद राजवंश कब से कब तक रहा? 1414 से 1450 ईस्वी। तो सबसे पहले मुबारक शाह का समय था 1421 टू 1434। खिज्र खां का समय था 1414 टू 1421। आलम शाह का समय क्या था? तो यह था 1443 टू 1451। मोहम्मद शाह का जो समय था वो 1434 टू 1443 था। अब इनको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।